नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से कराला यूसीआई कराला लाइव पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर प्रश्नों की एक जबरदस्त श्रृंखला देखते हैं। दिल्ली पुलिस पेपर में बैठने से पहले बच्चे आप सारे इस वीडियो को जरूर देखना। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का क्या महत्व है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों ने, इसलिए मैंने इसको अलग लेवल से ले लिया कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एकता का महत्व। तो स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए, या फिर महात्मा गांधी के योगदान का सम्मान करने के लिए। तो बच्चों आप जान लो, भारत में हर वर्ष 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। यह है नेशनल यूनिटी डे। और नेशनल यूनिटी डे का मेन पर्पज है बच्चों कि सरदार पटेल जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, और इसके साथ साथ ये हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछ रखा है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों आयरन मैन ऑफ इंडिया या भारत का लौह पुरुष कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बड़ी बहादुरी से आजादी के बाद भारत के जितने भी देशी रियासतें थी, जिनको अंग्रेजों ने एक तरीके का ऑफर देकर चले गए थे कि आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, चाहो हिंदुस्तान के साथ मिलो, या तो चाहो तो आजाद रहो। तो उन देशी रियासतों के मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि हम एक नया देश बना लेंगे। लेकिन वो तो शुक्र है कि हमारे पास सरदार पटेल जैसा नेता था जिन्होंने इन देशी रियासतों को साम दाम दंड भेद सारे तरीकों से समझाया, और फिर उसके बाद जो जिस भाषा में समझता था उससे उस भाषा में बात करते थे, और भारत के एकीकरण में बिल्कुल बेहतरीन भूमिका निभाए। एक तरीके से कहिए कि भारत के एकीकरण का जनक बने। तो भारत के एकीकरण के जनक के बनने के कारण ही इनकी जयंती को हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया राष्ट्रीय यूनिटी डे के रूप में मनाने का। तो जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय एकता दिवस का क्या महत्व है बच्चों, तो राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व है, यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस का जो महत्व है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए। हर साल 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी और बता दूं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल गुड गवर्नेंस डे। हमारे देश के एक और प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्मदिन होता है 14 नवंबर को। उनके जन्मदिन पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस, जो कि आज है 14 नवंबर। तो आज हम लोग मना रहे हैं देश में राष्ट्रीय बाल दिवस। तो बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं, जैसे भीमराव अंबेडकर भी हमारे देश के बड़े नेता थे, बड़े समाज सुधारक थे। तो भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन होता है 14 अप्रैल को। इस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय इक्विटी डे या फिर राष्ट्रीय समानता दिवस। तो बहुत सारे नेताओं के जन्मदिन पर हम लोग कुछ न कुछ दिवस मनाते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो सरदार पटेल थे, जो देश के पहले गृह मंत्री और देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, इनके जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं एज ए नेशनल यूनिटी डे। तो जितने बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा था, बहुत अच्छा, कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर करिए। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते ही अगर आपको आ रहा है तो आप आंसर करो, एक तरह से आइडिया आपको लगे कि आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चीन के वांगजू में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अभी एशियाई गेम्स चल रहे हैं। एशियाई गेम्स फिर मैंने कल एक वीडियो बना दिया है, जितने बच्चों ने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उसका लिंक लेकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एशियन गेम्स नहीं, एशियन पैरा गेम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो गेम और पैरा गेम्स में बच्चों अंतर ये होता है कि गेम्स में तो 100% फिट खिलाड़ी खेलते हैं, जो पैरा गेम्स होते हैं इसमें ज्यादातर विकलांग लोग हिस्सा लेते हैं, जिनका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शरीर का पार्ट विकलांग है,
वो सारे के सारे इस पार्ट में यहाँ पे डिजेबल है, वो इस खेल को हिस्सा लेते हैं। तो एशियाई पैरा गेम्सों का आयोजन भी सेम उसी शहर में हुआ जहां पर एशियन गेम्स हुए थे। एशियन गेम्स जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें बताया था भारत ने कुल 107 पदक जीता था और पदक तालिका में भारत का रैंक चौथा था और नंबर 1 पर चीन था। एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल बच्चों 111 पदक जीते हैं, 111 पदक। और यहां पर एक चीज और याद रखना, भारत की जो 111 पदकें हैं वो एशियाई पैरा खेलों के इतिहास में अब की सबसे अधिक है। तो भारत ने एशियाई पैरा गेम्स में अब तक सबसे ज्यादा गेम्स इस साल जीते हैं, 111। पिछले ये जो एशियन गेम्स थे, एशियन गेम्स में भी 2023 में जो 107 भारत ने पदक जीते हैं, भारत ने, वो अब तक के सबसे ज्यादा पदक हैं। तो इस साल 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों दोनों में भारत का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। इस साल एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया बच्चों, वो किया गया था चाइना के वांगजू में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज काजिंद 2023 आयोजित कर रही है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजिंद 2023 सैन्य अभ्यास भारत किसके साथ कर रही है? जिन बच्चों को आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। जिन बच्चों को इसका आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर करिए। भारत हर साल बहुत सारे देशों के साथ मिलकर ढेर सारे सैन्य अभ्यास करता है। जैसे कुछ सैन्य अभ्यास मैं यहां पे आपको बता दूं, जैसे भारत का एक बड़ा फेमस सैन्य अभ्यास है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड बच्चों भारत किसके साथ करता है? चाइना के साथ करता है। जैसे भारत का एक बड़ा फेमस सैन्य अभ्यास है संप्रीति। संप्रीति भारत किसके साथ करता है? तो संप्रीति जो है भारत करता है बांग्लादेश के साथ। एक और सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण हम लोग करते हैं नेपाल के साथ। समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ। इसके अलावा गरुड़ शक्ति ये हम करते हैं फ्रांस के साथ। तो बहुत सारे सैन्य अभ्यास, मैं एक वीडियो इस पर बनाकर आपको दिखा दूंगा। उस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया ने क्या क्या सैन्य अभ्यास किसके किसके साथ किया और कहां किया। तो ये बहुत सारे सैन्य अभ्यास इंडिया करता है। नोबैटिक एलिफेंट, कॉन्क्वेस्ट मंगोलिया के साथ बड़े बड़े इंटरनेशनल पैरा जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया अलग अलग देशों के साथ कर रहा है। फिलहाल आपके सामने जो क्वेश्चन है काजिंद 2023 इंडिया किसके साथ कर रहा है? तो काजिंद में देखिए, जो काजिंद है इसकी स्पेलिंग ये है काजिंद। काजिंद का मतलब है कजाकिस्तान और इंडिया। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन छपा रहेगा तब भी आप आसानी से समझ सकते हो कि कजाकिस्तान और IND इंडिया। तो भारत की सेना कजाकिस्तान की सेना के साथ, भारतीय सेना वायुसेना कजाकिस्तान की टुकड़ी के बीच एक्सरसाइज काजिंद एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच ओटार कजाकिस्तान में हो रहा है। तो अगर पेपर में यह भी बच्चों क्वेश्चन आ जाए कि इस बार काजिंद 2023 का आयोजन कहां किया गया, इंडिया में किया गया या कजाकिस्तान में किया गया, तो आपको बताना है कि इस बार जो ये आयोजन था ये कजाकिस्तान में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बच्चों चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला है हाल ही में कतर में 8 भारतीय नागरिकों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये न्यूज में था क्वेश्चन। कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। और ये जो भारत के नागरिक थे वो ऑलरेडी कतर में काफी सालों से रह रहे थे और वहां पर वो कुछ काम कर रहे थे। तो वो किस एरिया में काम कर रहे थे जिनको ये मौत की सजा दी गई है?
अच्छा, इस डिसीजन से इंडिया और कतर के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं बड़े टेंशनफुल हो गए हैं, बड़े टेंशन में हो गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट नाराज है कि उनके 8 नागरिकों को आप फांसी कैसे दे सकते हो। तो इस तरीके का एक बड़ा मुद्दा ये न्यूज में चल रहा है। फिलहाल आप ये देखो कि कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई। वो क्या थे? तो वो पूर्व नौसेना के अधिकारी थे। एक्चुअल में एक तो अधिकारी थे इंडियन नेवी के, और उनको आप फांसी दे रहे हो, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हुई है। तो यहां पे देखिए, इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर ने उनको क्यों फांसी दिया है? क्योंकि वो कह रहा है कि ये आठों के आठों इजरायल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर ने भारत के 8 नौसेना के पूर्व अधिकारियों को क्या किया है कि फांसी की सजा दी है। ये व्यक्ति कतर के अधिकारियों के लिए एक पनडुब्बी परियोजना पर अल दारा कंपनी के लिए काम करने वाले पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे। ये सारे के सारे जो व्यक्ति थे, कतर की एक पनडुब्बी थी अल दारा, उसी पर ये काम करते थे, और इन्हें 1 साल पहले हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी, और फाइनली कतर सरकार ने यह अनाउंस किया कि हम इनको फांसी देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 में शामिल करने की घोषणा की गई है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ओलंपिक खेलों में पहली बार किस खेल को यहां पे हम शामिल करेंगे। तो ओलंपिक खेलों में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इसके पहले भी 1-2 बार ओलंपिक खेलों में क्रिकेट शामिल हुआ था। लेकिन फिलहाल आप ये देख लो कि काफी सालों बाद हमने क्या किया है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने की बात की है। और ओलंपिक जो क्रिकेट शामिल होगा ओलंपिक में, वो 2028 में शामिल होगा। 2028 का जो ओलंपिक खेल है वो लॉस एंजलिस में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? लॉस एंजलिस में। तो ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 में किस खेल को शामिल किया जाएगा? T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट का एक नया पैटर्न है जो आजकल काफी पॉपुलर है लोगों के बीच। ये 20-20 ओवरों का खेल होता है, काफी कम समय में पूरा मैच हो जाता है। तो इसीलिए आज की इस व्यस्त दुनिया में लोगों के पास समय बहुत कम है, तो ये 20-20 ओवर का देखकर लुत्फ उठाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2028 की घोषणा से पहले, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया जिसकी भी हम बात कर रहे थे कि 2028 की घोषणा से पहले आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि दिल्ली पुलिस आपसे पेपर में बना दे, और इसलिए बना सकती है क्योंकि क्रिकेट 2028 से शामिल होगा। तो क्या इसको इसके पहले शामिल किया गया था? तो 1900 में, सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था, जब ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ मैच में स्वर्ण पदक जीता था। आज तक ओलंपिक में खेला गया एकमात्र क्रिकेट मैच यही है। तो आप ये देख लो कि ओलंपिक खेलों में एक ही साल वो था जब क्रिकेट को हिस्सेदारी मिली थी, और वो साल था 1900। तो 2 क्वेश्चन बच्चों आपको यहां पे तैयार होकर जाना है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट पहली बार कब डाला गया था, और अंतिम बार ही कब डाला गया था? तो 1900 में, और 2028 में इसको फिर से शामिल करने की बात की गई है, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। तो 2028 के ओलंपिक लॉस एंजलिस में होंगे, और इस लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होने वाले हैं, इसका T20 क्रिकेट का रूप यहां पे लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे डाल दिया है। ये दिल्ली पुलिस के पेपर में क्वेश्चन छप चुका है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय क्या है? आपको पता है कि हाल ही में इजरायल और आतंकवादी संस्था हमास, जो आतंकवादी संगठन हमास है, उसके बीच एक युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध के कारण बहुत सारे भारत के लोग इजरायल में फंस गए हैं। तो उन भारतीयों को वहां से सुरक्षित वापस निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है। तो अगर आप ऑप्शन देखो कि भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सहायता गलत, इजरायल में भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा बिल्कुल सही है, यूके में भारतीय नागरिकों का समर्थन, अफ्रीका में चिकित्सा सहायता प्राप्त करना।
इजरायल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए भारत ने इजरायल से वापस आने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि 230 यात्रियों के साथ पहली विशेष चार्टर्ड उड़ान 12 अक्टूबर 2023 को भारत पहुंचेगी। तो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है ऑपरेशन अजय क्या है, तो इजरायल से भारत को लाना। कुछ और ऑपरेशन जो हाल फिलहाल चर्चा में थे मैं आपको बच्चों बता दूं। एक ऑपरेशन बड़ा न्यूज में था, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई चल रही थी तो वहां से भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन कावेरी, एक और ऑपरेशन हमारी सरकार चला रही है, ऑपरेशन कावेरी। अफ्रीका का एक देश है सूडान, वहां पर गृह युद्ध चल रहा है, वहां पर भी माहौल बहुत ज्यादा खराब है, वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए कावेरी। भारत ने एक और ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन वंदे भारत। बहुत लोग इसको तो पक्का सुने होंगे। कोरोना के टाइम जब भारत के लोग विदेशों में फंस गए थे, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत। इसके अलावा ऑपरेशन सजग, आजकल ये बड़ा न्यूज में चल रहा है, ऑपरेशन सजग। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है कि क्या कर रही है कि अपने समुद्र तटों की रक्षा के लिए ऑपरेशन सजग चला रही है। ऑपरेशन नार्कोस, रेलवे में जो अवैध रूप से ड्रग तस्करी हो रही है, नशीली दवाओं का कारोबार हो रहा है, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन आहट। आरपीएफ कह रही है कि भैया रेलवे में महिलाओं और बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरा है, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम ऑपरेशन आहट चलाएंगे। आरपीएफ एक और योजना लेकर चल रही है, ऑपरेशन अमानत। अमानत के तहत वो कह रही है कि अगर आपका रेलवे में कोई सामान खो जाता है, छूट जाता है, तो आरपीएफ ऑपरेशन अमानत के तहत उसको आपको वापस करेगी। तो ढेर सारे ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट हाल फिलहाल के वर्षों में, हाल फिलहाल के महीनों में चला रही है, जिसको आपको एक बार अच्छे से जान लेना है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय इजरायल से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी और इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो है 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर 1993 को हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाए थे। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 12 अक्टूबर। तो इसका यहाँ पे जो आंसर है कि हम मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं भारत में, तो 12 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए उसके बाद जो है कि हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या था? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो बच्चों मनाया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं और इस 11 अक्टूबर को इस बार जो हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए हैं उसकी जो थीम है, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व और हमारा कल्याण। इन्वेस्टमेंट इन राइट्स ऑफ गर्ल्स, आवर लीडरशिप एंड आवर वेलफेयर। हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण, लड़कियों के अधिकारों में निवेश। दिस इज द थीम फॉर इंटरनेशनल गर्ल्स डे। जो इंटरनेशनल गर्ल्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, वो हर साल बच्चों 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार भारत में कितने युवा
15 से 29 वर्ष की आयु के वर्ग में आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि भारत में यूथ किसको कहते हैं। भारत में जो युवा होता है बच्चों, जिसको हम यूथ कहते हैं, युवाओं की जो कैटेगरी होती है, कितने से कितने साल तक के लोगों को हम युवा मानते हैं, वो होते हैं 12 से लेकर 15 से लेकर 29 वर्ष। इतने वर्ष के लोगों को भारत में युवा कहा जाता है, 15 से 29 वर्ष के लोगों। तो 15 से 29 वर्ष के लोगों में इस समय भारत के जो युवा है वो लगभग 40 करोड़ है, लगभग 40 करोड़। और भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है लगभग। तो 140 करोड़ में 40 करोड़ तो वो एज ग्रुप है जो 25 से 29 के बीच है। तो आने वाले 20-30 सालों में हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लेबर फोर्स बनने है, क्योंकि ये जो 15 से 29 साल का ग्रुप है, यही आने वाले 30 सालों तक लगातार मेहनत करेगी। तो ये हमारे पास एक बहुत डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको हम जननांकीय लाभांश कहते हैं। एक्चुअल में जनसंख्या में एक कॉन्सेप्ट होता है जननांकीय लाभांश। जननांकीय लाभांश, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुल आबादी में युवाओं का प्रतिशत कितना है। तो इंडिया में युवाओं का परसेंटेज नो डाउट बहुत अच्छा है। अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन एक पार्ट है हमारे यूथ का, जो 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच में आते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है बच्चों, आज का जो मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, 2023 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है एक तरीके से। जो वर्ल्ड मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, मेंटली हेल्थ डे है, ये हर साल 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं। और इस बार जो हमने थीम रखा हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार। आज के इस तनावपूर्ण माहौल में, इस भौतिकवादी दुनिया में हर किसी को बहुत ज्यादा टेंशन है। किसी को रिश्तों से टेंशन है, किसी को पैसों से टेंशन है, किसी को किसी बात का टेंशन है। हर कोई एकदम परेशान है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो मानसिक स्थिति हर किसी की अच्छी बनी रहे, वो पागल ना हो या उसका दिमागी संतुलन खराब ना हो, उसके लिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार जो थीम हमने रखा, मेंटल हेल्थ, इट इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। यह एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है, यह हर किसी को मिलना चाहिए। आप किसी तरीके से मेंटली प्रेशर में ना रहो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन बच्चों है, एशियाई खेल 2023 वांगजू जो हुआ, वांगजू में, बार बार मैं कह रहा हूं कि वांगजू में ये 2023 के जो एशियाई खेल हुए थे वो चीन में हुए थे। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि कब से कब हुआ था। कल के वीडियो में एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, कल मैंने एशियन गेम्स पे वीडियो बना रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज जाकर देख ले, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके दिल्ली पुलिस एसएससी के पेपरों में। तो आप यहां पर देखो, एशियाई खेल जो हुए हैं इस बार 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हुए हैं बच्चों। और टोटल मैंने आपको बताया था कि यह 665 सदस्यीय भारतीय दल ने यहां तक एशियाई खेलों में भाग लिया। इस आयोजन का 19वां संस्करण मूल रूप से 2022 में था, लेकिन कोविड के कारण एक साल के लिए डिले हो गया। बहुत सारे गेम्स आप देखोगे, टोक्यो ओलंपिक डिले हुआ, तो बहुत सारे गेम्स कहीं ना कहीं एक सालों के लिए डिले हुए हैं। उसी में हमारा एशियाई खेल भी था। और एशियाई, एक क्वेश्चन मैं बच्चों आप लोगों से पूछ लेता हूं यहीं पर, एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन कब और कहां हुआ था। जिन बच्चों को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन कब और कहां हुआ था। जिन बच्चों को आंसर आ रहा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है एशियन गेम्स के बाद जो अगला क्वेश्चन बच्चों है,
पेपर में हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इंडिया का फर्स्ट सोलर रूफ, इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। ये जो एक तरीके का ऐसा ट्रैक बनाया गया है, चूंकि आज के डेट में हम लोग गाड़ी, बस, ट्रेन इन सबसे बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। साइकिल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन लोग साइकिल नहीं चला रहे हैं। तो हैदराबाद में तेलंगाना सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने एक ट्रैक बनवाया है कि आपका साइकिल चलाने का मन है तो आप इस ट्रैक पर आओ और साइकिल चलाओ। और उस ट्रैक पे उन्होंने क्या किया है कि जो रूफ बना दिया, ट्रैक नीचे ट्रैक बना दिया, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, टिन शेड वगैरह का एक रूफ बनाया, छत बना दिया है और उस छत पे पूरी तरीके से सोलर पैनल लगवा दिए हैं। तो इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक या सोलर पैनल रूफ साइकिलिंग ट्रैक वो हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट की राजधानी हैदराबाद में शुरू की गई है। और उसका नाम बच्चों पूछ दिया है तो उसका नाम सन साइकिल है, इको पेडल है, सोलर राइड है या हेल्थवे है। तो बिल्कुल आपको ये रट कर जाना है। ऑफलाइन क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया का तेलंगाना स्टेट हैदराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक स्टार्ट किया है। नाम वहां पे मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन आपको यहां पे नाम याद रखना है, हेल्थवे। तो हेल्थवे इज द फर्स्ट साइकिलिंग सोलर रूफ ट्रैक। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती वाले दिन किया गया था। यह 23 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो हैदराबाद में आउटर रिंग रोड पर स्थित है। तो आप अगर इस ट्रैक पे जाओगे तो 23 किलोमीटर साइकिल चलाकर आप अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हो। तो ये काफी अच्छी पहल है। मेरा तो ये सरकार से निवेदन है कि सरकार ऐसे ट्रैक लगभग हर जगह पे बनाए, ताकि आज के समय में जो लोग मोटापे से या और भी समस्याओं से पीड़ित हैं तो वो साइकिल चलाएंगे। तो साइकिल एक बहुत बेहतरीन व्यायाम माना जाता है। पहले के लोग क्यों एकदम फिट रहते थे? क्योंकि वो साइकिल चलाते थे, जिससे उनकी पूरी जो है कि एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाती थी। आज के समय में लोग साइकिल चला नहीं रहे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायु सेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहां पे मनाई है? तो आप पहले तो ये जान लो कि हर साल भारत में 8 अक्टूबर को हम लोग इंडियन नेवी का वर्षगांठ बनाते हैं। इस बार हम लोगों ने इंडियन नेवी की 91st वर्षगांठ मनाई है और ये हम लोगों ने मनाया है उत्तर प्रदेश के फेमस सिटी प्रयागराज में। तो एक्चुअल में प्रयागराज में इसलिए मनाया गया बच्चों, क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत में पहली हवाई या वायु यातायात जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, इंडिया में पहली वायु यातायात 1911 में बच्चों, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच, इलाहाबाद में ये दोनों जगह हैं, इलाहाबाद से नैनी के बीच, एक यमुना नदी के इस पार है, एक उस पार है। तो यमुना नदी से के ऊपर से इधर से उधर उन लोगों ने पहली हवाई यातायात कराई थी अंग्रेजों के द्वारा। यह एक तरीके से एक छोटा सा ट्रायल उनका था। तो हम ये मानते हैं कि भारत की पहली हवाई जहाज उसी समय उड़ी थी। तो इस साल हम लोगों ने उसी प्रयागराज में क्या मनाया है? वायुसेना का 91वां वर्षगांठ मनाया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं बच्चों। जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार बिहार में सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है? तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पेपर में छप रहा है। हाल ही में भारत का पहला राज्य जिसने जाति आधारित जनगणना की है। तो भारत में जाति आधारित जनगणना करने वाला पहला राज्य बच्चों ये आपका बिहार है। बिहार की सरकार नीतीश कुमार ने क्या किया है कि बिहार में जातिगत जनगणना करा दी है। इस जातिगत जनगणना में
सभी जातियों के लोगों की संख्या निकलकर आई है। उसमें सबसे बड़ी जाति जो बिहार की निकली है वो यादव है। तो यादव बिहार की सबसे बड़ी जाति है, लेकिन यहाँ पे जाति न पूछकर क्वेश्चन में ये जाति समूह पूछ लिया है। तो जाति समूह बहुत सारे होते हैं, जैसे एससी होते हैं, एसटी होते हैं, जनरल कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस होते हैं, ईबीसी होता है। तो ईबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ी जातियां। पिछड़ी जातियों में बीसी, ईबीसी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, बीसी थोड़े कम पिछड़े होते हैं और ईबीसी जो होते हैं वो ज्यादा पिछड़े होते हैं। तो इस समय बिहार की इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो संख्या है वह अत्यंत पिछड़ी जातियों की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद सालेह, डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, अब्दुल्ला यामीन या आरिफ अलवी। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है बच्चों, तो आपको बिल्कुल इसका सही आंसर दे देना है। मैंने आपको बताया था इस बार मालदीव का जो राष्ट्रपति बना है ये चाइना सपोर्टेड है। तो चाइना सपोर्टेड होने के कारण हमारा मालदीव से संबंध का खराब होना है। पीछे आने वाले 5 साल जो है हमारे लिए बहुत खराब होने वाले हैं मालदीव के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इस बार जो राष्ट्रपति वहां का बना है मालदीव का वो चाइना सपोर्टेड है और उसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। इसके ठीक पहले मोहम्मद सालेह थे। तो डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद सालेह जो है ये इंडिया सपोर्टेड होते थे, इनको इंडिया से बड़ा लगाव रहता था, तो ये इंडिया के फेवर में अपने देश में नीतियां बनाते रहते थे और वहां पर इंडिया के लिए अच्छी बातें करते थे। लेकिन इस बार ये चुनाव में हारे हैं। देखिए इन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह को हराकर 54% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो जो वर्तमान राष्ट्रपति थे सालेह को हराया है। किसने हराया है? डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। तो डॉक्टर मोहम्मद मुइजू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं बच्चों। और ये जो मुइजू है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चाइना सपोर्टेड है। ये चाइना सपोर्टेड है, तो ये बार बार चाइना के लिए ही काम करेंगे। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल की रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या इनमें से कोई नहीं? तो भारत और मालदीव के बीच बच्चों जो चैनल बनाती है उस सीमा रेखा का नाम है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का नाम है 8 डिग्री चैनल। एट डिग्री चैनल जो है ये बनाती है सीमा रेखा भारत और मालदीव के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन हमारा है पेपर में आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आरबीआई ने शुरुआत में 2000 रुपए के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की थी? आप सबको पहले तो ये पता है कि भारत में इस समय 2000 के नोट नहीं चल रहे हैं। भारत में इस समय 2000 के नोट नहीं चल रहे हैं। तो भारत में जो 2000 के नोट नहीं चल रहे हैं इसको आरबीआई ने कहा है कि भाई आप इसको क्या कर लो, वापस ले लो। तो आरबीआई जब इनको वापस ले रही है 2000 के नोटों को, तो इनकी जो ऑफिशियल घोषणा की गई है वो 19 मई 2023 को की गई थी। 19 मई 2023 के बाद भारत में 2000 के नोट नहीं लिए जाएंगे और इनको आप समय से बैंक के द्वारा आरबीआई के पास वापस कर दीजिए। रिसेंटली क्या किया है, आरबीआई ने इसकी जो अंतिम तिथि है 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी है। फिलहाल इसका एक जो तिथि था काफी कम समय के लिए रखा गया था, तो बहुत सारे लोगों ने कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं। हो सकता है उनको जानकारी नहीं थी या जो भी। तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है चलो भाई, अब हम 7 अक्टूबर तक आपसे वापस लेंगे। तो दिल्ली पुलिस बच्चों, दिल्ली पुलिस 2023 में एक क्वेश्चन बिल्कुल छप सकता है पेपर में कि हाल ही में आरबीआई ने
2000 रुपए के नोटों की वापसी की जो तिथि है उसको कितने समय के लिए या कब तक के लिए बढ़ा दी है, तो वो डेट है 7 अक्टूबर 2023। तो 7 अक्टूबर भी बीत चुका है, तो 7 अक्टूबर 2023 तक इसकी लास्ट लिमिट थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदंड क्या है? पहले तो आप ये जान लो, वोट डालना हमारा एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है बच्चों। पहली चीज याद रखिएगा, मौलिक अधिकार सरकार आपसे कभी नहीं छीन सकती। बहुत ज्यादा इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी में ही वो सस्पेंड कर सकती है कुछ समय के लिए, कभी भी आपको छीन नहीं सकती है। लेकिन कानूनी अधिकार सरकार कभी दे सकती है, कभी ले सकती है। तो वोट डालना हमारा कानूनी अधिकार होता है और इसका प्रयोग हर किसी को करना चाहिए। अब क्या है कि भारत में बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, वो पोलिंग बूथ पर वोट डालने नहीं जा पाते हैं, या कोई विकलांग है वो बेचारा नहीं जा पाता है। तो सरकार ने, निर्वाचन आयोग जो हमारा नेशनल इलेक्शन कमीशन है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि भाई हम इस बार क्या करेंगे कि घरेलू मतदान की सुविधा देंगे। घर घर आकर वो आपका वोट ले जाएंगे, लेकिन वो किसका वोट लेकर जाएंगे? क्या वो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए? नहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो ये सही है, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन रहेगा, किसी भी उम्र के विकलांग व्यक्ति के लिए। तो ये भी सही है, जिसमें ये दोनों आ जाएंगे, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% विकलांग व्यक्ति। तो दो लोगों के लिए, अगर आपके घर में कोई भी 80 वर्ष से ज्यादा बूढ़ा है तो आप उसके लिए घर पर आएंगे वोटिंग करने के लिए, वोटिंग उसका वहीं पे लेंगे। दूसरा, अगर 40% से ज्यादा कोई विकलांग है तो उसको भी पोलिंग बूथ पे जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी घरेलू मतदान सुविधा दी गई है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है कि भारत के निर्वाचन आयोग, यहां पर एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि भारत के निर्वाचन आयोग ने जो ये सुविधा दी है, अब इसी पर एक क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन का वर्णन, उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? जिन बच्चों को आ रहा है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि चीफ जो हमारा नेशनल इलेक्शन कमीशन है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कतर में, अच्छा ये क्वेश्चन एक बार हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल हम लोग क्या करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। जो यूएन डे मनाया जाता है वो हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को क्यों यूएन डे मनाते हैं? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को हम लोगों ने यूएन की स्थापना की थी। तो यूएनओ जो आज के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। इस समय इसके कुल मेंबर देश कितने हैं? 193 इस समय इसके मेंबर हैं, 193 देश। और इसका जो हेड क्वार्टर है बच्चों, इसका जो हेड क्वार्टर है यूएनओ का, वो है न्यूयॉर्क। कहां पर है इसका हेड क्वार्टर? न्यूयॉर्क। अमेरिका की फेमस सिटी न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। तो अगर आपसे पेपर में पूछते हैं कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे 24 अक्टूबर को। ऑप्शन देख लो, 24 नवंबर, दिसंबर, सितंबर, तो अक्टूबर के साथ आपको जाना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 देशों ने कब हस्ताक्षर किए थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब यूएनओ बना था बच्चों, उस समय 51 देशों ने इस पर साइन किया था। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इस समय इसके कितने मेंबर हो गए हैं? इस समय इसके मेंबर 193 हो गए। उस समय कितने मेंबर थे बच्चों? उस समय मेंबर थे 50
51। और जो 51 मेंबर थे, इन 51 मेंबरों ने क्या किया था कि जो 26 जून 1945 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर साइन किया और फिर फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बन गया। तो पहले उस अधिनियम पर साइन हुआ कि एक संस्था ऐसा हम बनाएंगे 26 जून 1945 को। कितने देशों ने साइन किया था? 51। क्या इंडिया इसमें साइन करने वाला देश था? तो बिल्कुल, इंडिया उस समय यूएन पे 51 देशों में साइन करने वाला हमारा देश था। तो यहां पर आप देख लेना, चार्टर पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र चार्टर जिसने संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और संरचना को स्थापित किया पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 51 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। यह उन अधिकांश हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में इस समय कितने देश हैं? अभी जस्ट हमने इसकी 2-3 बार बात कर लिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन, बच्चों यहां पे देख लो, लाइन लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन। जितना सदस्य यूएनओ के पास है उतना सदस्य किसी भी देश के पास नहीं है। तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ है। यूएनओ में जो सदस्य देशों की संख्या है वो वर्तमान में 193 है। तो इस समय 193 जो कंट्री है, 193 जो देश हैं वो यूएन के सदस्य हैं। तो आज के डेट में यूएनओ से बड़ा कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एक मेंबर के रूप में। तो संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हो गए बच्चों? 193। और इसका जब फाउंडेशन हुआ था, इसके फाउंडेशन के समय कितने देश थे? तो इसके फाउंडेशन के समय बच्चों, इसके फाउंडेशन के समय 51 देश थे, 51 कंट्रीज। और इस समय कितने हैं? इस समय जो है कि क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश है बच्चों, तो आपने ऐसा लगा दिया था सब लोगों ने 193। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये 54वां संस्करण है, 2023 की ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है। ये बेहतरीन फिल्म है, अट्टम मलयालम भाषा की यह बेहतरीन फिल्म है। पहले तो आप एक बात जान लेना, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार एसएससी एग्जाम्स में देखता हूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल यही पूछते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्या कौन है? अगर वहां से वो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो ये क्वेश्चन वो पक्का बनाएंगे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो भारत का वो शहर है बच्चों गोवा। और गोवा के बारे में आपको पता है, गोवा जनसंख्या के हिसाब से भारत का ठीक ठाक स्टेट है, क्योंकि जनसंख्या में तो सबसे कम सिक्किम का है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा एरिया के हिसाब से, एरिया वाइज भारत का सबसे शॉर्टेस्ट स्टेट है। एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा के बारे में एक और क्वेश्चन दिल्ली पुलिस बना सकती है कि गोवा हमारा वो राज्य है जो सबसे बाद में आजाद हुआ था। तो गोवा 1961 में आजाद हुआ था। किनसे आजाद हुआ था? पुर्तगालियों से। तो पुर्तगाली वे यूरोपीय थे बच्चों जो सबसे पहले भारत आए थे। कब आए थे? 1498 में। कौन आया था पुर्तगाल का पहला आदमी? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो 1498 में आया, और सबसे लास्ट में भारत को छोड़कर जाने वाले भी पुर्तगाली थे। इन पुर्तगालियों ने गोवा को अपना अड्डा बना लिया था, और ये बिल्कुल लास्ट में यहां से जाते हैं। भारत में जो भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होते हैं जनरली गोवा में आयोजित होते हैं।
एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है। 26 अक्टूबर 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किस शहर में आयोजित होंगे? ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने इस समय राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये राष्ट्रीय खेल अब खत्म हो चुके हैं, तो इस पर मैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें सारे राष्ट्रीय खेलों को कवर किया जाएगा। क्या शुभंकर था, कौन पदक तालिका में टॉप पर रहा, कौन क्या रहा, वो सारी वीडियो की चर्चा हम लोग उसमें करेंगे। तो यहां पर फिलहाल जो क्वेश्चन आज के क्वेश्चन पेपर मैंने डाला हुआ है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस शहर में बच्चों आयोजित किया गया? तो इसका भी आंसर है गोवा। तो गोवा भारत का वो शहर है जहां पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन मैं और भी आपको बता देता हूं। यहां पर स्टैटिक जीके का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको करा देता हूं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आपके सामने मैं यहां पे करा देता हूं। ये टॉपिक है बच्चों इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। भारत सरकार की जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जरा हम उनका एक लिस्ट देख लेते हैं। इंडिया किसके साथ मिलकर कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है? तो जिन बच्चों ने तक एक ये वाला तैयारी नहीं किया है, पोर्शन तैयार नहीं किया, वो इस वीडियो को लास्ट में जरूर एकदम ध्यान से देखेंगे। भारत सबसे पहले एक बड़ा फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज करता है हैंड इन हैंड। तो भारत जो हैंड इन हैंड करता है बच्चों, वो करता है चाइना के साथ। उसके बाद हमारा एक और बहुत फेमस सैन्य अभ्यास है संप्रीति। इंडिया का जो संप्रीति सैन्य अभ्यास है, ये हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। उसके बाद हमारा एक और सैन्य अभ्यास होता है बच्चों सूर्य किरण। सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास हम करते हैं वो नेपाल के साथ करते हैं। इसके बाद हमारा एक और सैन्य अभ्यास होता है स्लिनेक्स। स्लिनेक्स हम करते हैं श्रीलंका के साथ। जो श्रीलंका है उसके साथ जो हमारा सैन्य अभ्यास है श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। जीमेक्स एक और हमारा एक्सरसाइज है जीमेक्स। जीमेक्स इंडिया करता है जापान के साथ। उसके बाद एक और है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो सिम्बेक्स है वो हम करते हैं सिंगापुर के साथ। उसके बाद खान क्वेस्ट बच्चों, खान क्वेस्ट एवं नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट ये दोनों जो एक्सरसाइज हम करते हैं खान क्वेस्ट एवं नोमैडिक एलिफेंट, ये दोनों एक्सरसाइज हमारा होता है मंगोलिया के साथ। इसके अलावा हमारा एक सैन्य अभ्यास है समुद्र शक्ति। ये जो समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास है ये हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। इसके अलावा हमारा एक और सैन्य अभ्यास है टर्कस संगम और कोप इंडिया। ये तीन सैन्य अभ्यास बच्चों हम करते हैं यूएसए के साथ। टर्कस संगम और कोप इंडिया ये तीनों हम अमेरिका के साथ मिलकर करते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक और सैन्य अभ्यास, कुछ और सैन्य अभ्यास अभी रह गए हैं। जैसे हमारे पास गरुण शक्ति, हमारा ये बड़ा फेमस सैन्य अभ्यास है गरुण या गरुण शक्ति। वरुण या गरुण शक्ति जो भी रहेगा तो आप बता देना। ये हम करते हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ। उसके अलावा हमारा एक बड़ा फेमस सैन्य अभ्यास है
मालाबार। ये जो मालाबार सैन्य अभ्यास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि मालाबार सैन्य अभ्यास हम लोग मिलकर करते हैं। किनके साथ मिलकर करते हैं? तो मालाबार क्वेड, QUAD, ये जो क्वेड देश हैं बच्चों, क्वेड देश मिलकर करते हैं। क्वेड देश में 4 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। इस बार जो क्वेड देश ये मालाबार सैन्य अभ्यास कर रहे हैं 2023 का बच्चों, ये कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो इस बार ये जो सैन्य अभ्यास है ये इस बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपसे एग्जाम के हिसाब से कि मालाबार सैन्य अभ्यास भारत क्वेड देशों के साथ मिलकर करता है। इस बार मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इंडिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज थे। आज के एक्सरसाइज में भी मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया था, काजिंद। ये जो काजिंद है, ये काजिंद एक्सरसाइज कजाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो भारत कजाकिस्तान के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज करता है। तो ये हमारे इंडिया के कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इंपॉर्टेंट। हैंड इन हैंड याद रखना है, सूर्य किरण को याद रखना है, संप्रीति को याद रखना है, स्पेशली उन एक्सरसाइज को जो हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर करते हैं। इसके अलावा मालाबार को आपको अच्छे से याद रखना है। तो मालाबार हमारा जो सैन्य अभ्यास है बच्चों, वो हम करते हैं 4 देशों के साथ मिलकर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो आज की जो क्लास थी हमारी, आज की क्लास में हमने करंट अफेयर के बेहतरीन प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए। अगले वीडियो में फिर से हम एक बार इसी तरीके से और प्रश्न लेकर आएंगे। आज की वीडियो आप लोगों ने देखा, आप जरूर जितने क्वेश्चन मैंने बीच बीच में पूछे हैं उनको कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।